ये लगभग 530 स्टूडेंट्स का सिंप्लेक्स एल्गोरिथम एंड ओवरव्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अभी तक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के बारे में जाना और उसके बेसिक कंसेप्ट हमने स्टडी किए। बेसिक कंसेप्ट स्टडी करने के बाद हमने थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड डिस्कस किया। स्टडी करेंगे सिंप्लेक्स एल्गोरिथम थ्योरी जो आपने अध्ययन किया उसको हम कलन विधि यानी टेबल फॉर्म में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उनको ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये स्टडी हम आज करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिएगा कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में जब हम टेबल की बात करें तो उस टेबल का फॉर्मेट क्या होता है। टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ दो टेबल आप देख रहे हैं। फर्स्ट मैं चर्चा करूं तो IBFS टेबल, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टेबल। जब हम ये टेबल तैयार कर लेते हैं और कुछ न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के पश्चात हम न्यू टेबल डिजाइन करते हैं। तो इसमें आपके सर्वप्रथम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टेबल होगी। दूसरा, उसके बाद कुछ प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हम इम्प्रूव्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए एक नई टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट आप देखिएगा कि IBFS टेबल में फर्स्ट कॉलम CB का जो कि कॉस्ट मैट्रिक्स है, सेकंड बेसिस B जिसके वेक्टर्स बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 जितने वेरिएबल्स हमारे पास हैं, जितनी रोज हैं, यूँ कहिए कि जितने कॉन्स्टेंट्स हमारे सब्जेक्टिव कंडीशन में हैं, उतने बेसिस में वेक्टर्स होंगे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। मैंने यहाँ 3 वेरिएबल की प्रॉब्लम को लेकर टेबल बनाई। देन थर्ड कॉलम देखिएगा आप, XB जो कि बेसिक वेरिएबल्स हैं जिनको हम सिंबल XB1, XB2, XB3 से डिनोट करते हैं, corresponding to beta 1, XB2 is corresponding to beta 2, XB3 is corresponding to beta 3। यहाँ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एक्टिविटी वेक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 जो कि यहाँ पर आप Y1 देख रहे हैं, सेकंड कॉलम Y2 देख रहे हैं, यहाँ Y3 का कॉलम देख रहे हैं, Y4 का कॉलम देख रहे हैं। These are corresponding to basic. These are corresponding to activity vectors. Alpha 1, Y1 is corresponding to alpha 1, Y2 alpha 2 activity vector के लिए होगा, Y3 alpha 3 activity vector के corresponding होगा, Y4 alpha 4। तो यहाँ 4 एक्टिविटी वेक्टर मैंने लेकर ये एग्जाम्पल दिया है। यहाँ अब इसमें ये B रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स यहाँ लिखा जाएगा। इसके मेंबर्स B1, B2, B3 corresponding, B1 is corresponding to B1 is corresponding to बीटा 1 कह सकते हैं, B2 is corresponding to B2 एंड B3 रिक्वायरमेंट वेक्टर का मेंबर है वो XB3 वेरिएबल के corresponding है। इन पोस्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स अल्फा 1 या Y1 का जो कॉलम है C1 यहाँ लिखा जाएगा, Y2 या अल्फा 2 का जो कॉलम है C2 पोस्ट मैट्रिक्स यहाँ लिखा जाएगा, Y3 के कॉरस्पॉन्डिंग C3 पोस्ट यहाँ लिखी जाएगी, Y4 या यूँ कहेंगे अल्फा 4 एक्टिविटी वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट C4। ओके, देन C4
तो आप देख सकते हैं कि इस IBFS में CJ, C1, C2, C3, C4 कॉस्ट मैट्रिक्स के मेंबर्स हैं। XB बेसिक सॉल्यूशन के मेंबर्स, XB1, XB2, XB3 जो कि बेसिस बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 कॉरस्पॉन्डिंग है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट CB1, CB2, CB3 ये बात देखिएगा। Y11, Y21, Y31 फर्स्ट कॉलम अपने जो कॉन्स्टेंट्स में कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसका फर्स्ट कॉलम ये कॉलम है। सेकंड कॉलम Y2 का कॉलम जिसके मेंबर्स होंगे Y12, Y22, Y32। थर्ड कॉलम Y3 जिसके मेंबर्स होंगे Y13, Y23, Y33 और फोर्थ कॉलम Y4 जिसके मेंबर्स होंगे Y14, Y24, Y34। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जब हमारा IBFS इनिशियल बेसिक ट्रिवियल सॉल्यूशन इकाई मैट्रिक्स होता है तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के मेंबर वही होते हैं जो कॉन्स्टेंट्स में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स होते। इस तरह से हम ये टेबल तैयार करते हैं। उसके पश्चात ZJ माइनस CJ की एक रो देखिएगा आप, जिसके फर्स्ट कॉलम में Z1 माइनस C1, सेकेंड कॉलम में जो Y2 या एक्टिविटी वेक्टर अल्फा 2 के लिए Z2 माइनस C2 यहाँ लिखा जाएगा। तीसरा कॉलम जो कि अल्फा 3 एक्टिविटी वेक्टर और वो कहिए कि Y3 कॉरस्पॉन्डिंग है Z3 माइनस C3। फोर्थ कॉलम Z में Z4 माइनस C4 हम कैलकुलेट करके यहाँ लिखते हैं। ये IBFS टेबल। देन न्यू टेबल में आउटगोइंग इनकमिंग वेक्टर्स तय करने के बाद बेसिस बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 में आउटगोइंग वेक्टर के स्थान पर इनकमिंग वेक्टर पुट किया जाता है और तब नया बेसिक सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। HB1 डेज, HB2 डेज, HB3 डेज यहाँ रिप्लेस करके बीटा 1 डेज कॉरस्पॉन्डिंग बीटा 2 डेज, बीटा 3 डेज आ जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग CB1 डेज, CB2 डेज, CB3 डेज। रिक्वायरमेंट वेक्टर के मेंबर्स भी यहाँ चेंज होंगे। B1 डेज, बीटा 2, B2 डेज, B3 डेज यहाँ प्राप्त होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स के मेंबर्स भी चेंज होंगे। वो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग Y1 डेज, Y12 डेज, Y13 डेज, Y14 डेज प्राप्त होंगे। एंड देन फाइनली ZJ डेज माइनस CJ डेज 3 परिवर्तित होती है कैलकुलेट करना है। तो ये टेबल स्ट्रक्चर था। इसके पश्चात अगर हम IBFS टेबल बनाने के बाद फर्स्ट हम जब ये कंप्लीट हो जाता है किस तरह से कंप्लीट होगा, इकाई मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक वेरिएबल्स, इकाई मैट्रिक्स आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स में प्राप्त होगा। सपोज Y2, Y3, Y4 है, यहाँ Y12 1 है, Y22 0, Y32 0, Y13 0, Y23 1, Y33 0, Y14 0, Y24 0 और Y34 1 है। तो ये इकाई मैट्रिक्स हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग XB1 Y2 होगा, X2 होगा, XB2 X3 होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू Y3 एंड XB3 X4 होगा। इस तरह से ये XB1, XB2, XB3 हमें प्राप्त हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। यहाँ इस एग्जाम्पल में जब मैं बता रहा हूँ तो Y2 बीटा 1 इज अल्फा 2, Y3 कॉरस्पॉन्डिंग बीटा 2 इज अल्फा 3, Y4 के कॉरस्पॉन्डिंग ईयर 1 सो बीटा 3 इज अल्फा 4 और देन हम फाइंड करेंगे ZJ माइनस CJ और ZJ माइनस CJ फाइंड किस तरह से करा जाएगा ये प्रक्रिया यहाँ समझिए। कैलकुलेशन फॉर ZJ माइनस CJ आप ये फर्स्ट टेबल
यहाँ देख रहे हैं IGFS टेबल, इसमें ZJ माइनस CJ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसकी प्रक्रिया। फॉर्मूला हमारे ZJ के लिए होता है CBYJ मीन्स sigma equals from 1 to n, n means number of rows, CBIYJ, and J for column 1 to n. First column for J equals to 1, then CBIYI1, I equals to 1 to n is suppose here 3, so 3, so this is will be CBYJ is means ZJ is ZJ is ZJ, Z1 will be sigma I equals to 1 to n, CBIYI1 means CB1 is this value multiplied by Y11 this one plus CB2 is this one, Y21 is here, and third is CB3 is here multiplied by Y31 is this one. So ZJ will be sigma I plus 1 to 3 CBIYI1 here for J is 1. सीधे तौर पर हम बात करें तो CB1 को आप इस कॉलम के इस मेंबर को इस Y11 से मल्टीप्लाई करिए, CB2 इस मेंबर को इस Y21 से मल्टीप्लाई करिए, CB3 इस राशि को Y31 से मल्टीप्लाई करिएगा और इनका तीनों का जोड़ कर दीजिए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा Z1। उस Z1 को इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद उसमें से C1 वैल्यू ये घटा लीजिएगा, ये वैल्यू घटाने के बाद हमें Z1 माइनस C1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम Z2 माइनस C2 फाइंड करना चाहते हैं तो CB1 को Y12 से मल्टीप्लाई करिएगा, CB2 को Y21 से मल्टीप्लाई करिए, Y22 से मल्टीप्लाई करिएगा, CB3 को Y32 से मल्टीप्लाई करिएगा और जोड़ करके C2 में इस तरह से घटा लीजिए तो Z माइनस C2 इसी प्रकार Z2 माइनस C3 और Z4 माइनस C4, Z4 माइनस C4 मीन्स CB1 इस राशि को Y14 से मल्टीप्लाई करें, CB2 को मल्टीप्लाई करें Y24 से और CB3 को मल्टीप्लाई करें Y34 से और जोड़ करके C4 घटा लेना है Z4 माइनस C4। इस तरह से हम ZJ माइनस C के कैलकुलेट करें। देन हमें इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर्स डिसाइड करने होंगे। इनकमिंग वेक्टर्स के लिए हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि इन ऑर्डर टू इंप्रूव BFS ए वेक्टर अल्फा j ऑफ A मीन्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स which is not B, not basis, is substituted in the basis B and correspondingly most negative ZJ minus CJ corresponding to most negative ZJ minus CJ. But there is a condition, at least one Yij should be greater than 0. Such vector is known to any vector. So एंकरिंग वेक्टर डिसाइड करने के लिए प्रक्रिया हमारी क्या रही, हमने ZJ माइनस CJ कैलकुलेट कर लिए, हमने अभी Z1 माइनस C1 कैलकुलेट किया, Z2 माइनस C2 कैलकुलेट किया, Z3 माइनस C3 फाइंड किया, Z4 माइनस C4। हमें इसमें देखना होगा कि इन चार में से कोई नेगेटिव है या नहीं, और एक से अधिक नेगेटिव है तो हम उसमें मोस्ट नेगेटिव देखेंगे। सपोज यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ ये है, Z2 माइनस C2 का मान मोस्ट नेगेटिव है सब। इसका अर्थ ये हुआ कि J हम 2 ले रहे हैं, दिस इज फॉर J इक्वल्स टू 2। सो दिस मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ का कॉलम का वेक्टर Y2 और विच इज अल्फा 2, एक्टिविटी वेक्टर अल्फा 2 है ये। इट मीन्स दिस अल्फा 2 इज एंटरिंग वेक्टर। इस तरह से हम एंटरिंग वेक्टर डिसाइड कर लेते हैं अल्फा 2। तो इस एग्जाम्पल में जैसा मैं ले रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ कि ये चार Z1 माइनस C1, Z2 माइनस C2, Z3 माइनस C3 और Z4 माइनस C4 वैल्यू है हमारे पास, और इसमें नेगेटिव वैल्यू है कुछ, और उनमें सबसे सर्वाधिक नेगेटिव Z2 माइनस C2 है। इट मीन्स दिस इज फॉर कॉलम सेकेंड, दिस इज फॉर कॉलम सेकेंड J इक्वल्स टू 2। सो दिस वेक्टर मीन्स
अल्फा टू एक्टिविटी वेक्टर जो मैट्रिक्स ए का है, दिस अल्फा टू इज एंट्रिंग वेक्टर। तो एंट्रिंग वेक्टर हमने डिसाइड कर लिया। नाउ आउटगोइंग वेक्टर हम कैसे डिसाइड करेंगे? एंट्रिंग वेक्टर डिसाइड करने के बाद अब ये तय है कि एंट्रिंग वेक्टर का कॉलम सेकंड है, याद रखिए। आउटगोइंग वेक्टर डिसाइड करने के लिए इफ अल्फा जे इज एंट्रिंग वेक्टर, और हम इस एग्जांपल में जे बराबर 2 लेते हैं, तो अल्फा 2 इज द एंट्रिंग वेक्टर फॉर द न्यू बेसिस। देन वेक्टर से बीटा आर is related from B, means बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इन तीनों में से एक किसी भी वेक्टर को निकालना है। इसके स्थान पर नए एंट्रिंग वेक्टर अल्फा 2 को हमें लेना है और 3 में से किसी एक को निकालना है, वो तय करना है। उसको तय करने के लिए उसका डिटरमाइन करेंगे, हम रेशियो ज्ञात करेंगे XBI और YIJ, XBI और YIJ, और YIJ जो पॉजिटिव है उनके लिए हमें देखते हैं। जे तय हो गया, जे तय हो जाने के बाद XBI और YIJ हम तय करेंगे I = 1 2 3 के लिए और कितनी रोज है, उसमें तो मिनिमम I की वैल्यू होगी। मिनिमम जो ये वैल्यू होगी वो किस रो के कॉरस्पॉन्डिंग है, वो I का मान हम तय करेंगे, और वो I का मान उस वेक्टर को आउटगोइंग वेक्टर को तय करेगा। तो यहां देखिए क्या हुआ, सेकंड कॉलम के लिए हम रेशियो फाइंड करेंगे, मिनिमम रेशियो XBI ओवर YIJ सेकंड कॉलम के लिए। XBI मीन्स XB1, XB2, XB3. For values of XB1, XB2, XB3 are here. XB1 is B1. Remember that XB1 is B1, XB2 is B2, value of XB3 is B3. So XB1 is B1, XB2 is B2, and XB3 is B3. These will be divided by second entering vector वाले column के corresponding member YIJ. This is Y12, Y22, Y32. Here J equals to 2 is fixed. So here for first row the ratio will be B1 over Y12, कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड रो के लिए B2 ओवर Y22 कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेंगे। थर्ड रो के लिए B3 ओवर Y32 कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेंगे। ये 3 वैल्यूज आ गई, XB1 ओवर Y12, यहाँ पर वैल्यू आ गई B2 ओवर Y22, यहाँ पर वैल्यू B3 ओवर Y32। इनमें जो मिनिमम होगा, बट एक कंडीशन है यहाँ पर ध्यान दें, इस सेकंड कॉलम में Y12, Y22, Y32 जो नेगेटिव या जीरो है उसको डिवाइड नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, रिमेनिंग को रखेंगे। अगर सारे नेगेटिव और जीरो हैं तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाएगा। बट मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो तीनों का रेशियो है वो मिनिमम रेशियो तीसरी पंक्ति के लिए मैंने ये माना है कि सपोज मिनिमम रेशियो इज फॉर R = 3, R मीन्स नंबर ऑफ रोज, हियर R is 3 सपोज। तीसरी पंक्ति के लिए R रेशियो मिनिमम आया, तो दिस वेक्टर विल बी आउटपुट डिपार्टिंग वेक्टर। थर्ड रो का वेक्टर बीटा 3 डिपार्टिंग वेक्टर बन जाएगा। जिस रो के कोरस्पॉन्डिंग रेशियो मिनिमम आएगा उसका वेक्टर डिपार्टिंग वेक्टर होगा। सो हमने तय कर लिया, एंट्रिंग वेक्टर इज अल्फा 2, दिस इज अल्फा 2, एंड आउटगोइंग वेक्टर इज बीटा 3। तो नई टेबल जब हम न्यू टेबल हम जब डिजाइन करेंगे तो फर्स्ट 2 वेक्टर्स बीटा 1 और बीटा 2 सेम रहेंगे, बट बीटा 3 के स्थान पर ये y2 वेक्टर और अल्फा 2 वेक्टर रिप्लेस कर देंगे। तो एंट्रिंग वेक्टर आउटगोइंग के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एक्स चेंज हो जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा, और ये पार्ट पूरा नए सिरे से बनाया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, देखिए किस तरह से। उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की आवश्यकता होगी।
So after deciding entering and departing vectors, we obtain the new table corresponding to the new base with the help of the following transformations. ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हमें नई टेबल को डिजाइन करने में उपयोग मिलेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला देखिएगा yij k मीन्स न्यू या डेज इक्वल्स टू yij माइनस yik और yrk मल्टीप्लाइड बाई yrj if I is not equal to r, or if I equals to r, then yrj k is yrj or yrk. Remember that this yrk, जब आप कहते हैं कि हमने इस एग्जाम्पल में r तय कर लिया 3 और j तय कर लिया 2, तो दिस yrk is 632 y32. This is y32 in this example. This one, y32 is this one. So, this y32 is a special element and it is known to key element. तो key element क्या होता है? Key element वह है जो एंट्रिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर के प्रतिच्छेद पर एंट्रिंग वेक्टर का कॉलम और आउटगोइंग वेक्टर की रो का जो इंटरसेक्शन है वह की एलिमेंट, तो पिवोट एलिमेंट्स को कह सकते हैं आप, पिवोट एलिमेंट या की एलिमेंट। तो की एलिमेंट आउटगोइंग और एंट्रिंग वेक्टर डिसाइड होने के बाद की एलिमेंट तय हो जाता है। सो दिस इफ आई इक्वल्स टू आर मीन्स की एलिमेंट रो, इफ आई इक्वल्स टू आर मीन्स की एलिमेंट रो। की एलिमेंट रो के लिए की एलिमेंट न्यू मेंबर्स हम इस फॉर्मूले से तय करेंगे। इस एग्जाम्पल में देखिएगा, की एलिमेंट एंड की एलिमेंट रो इन न्यू टेबल। तो हमने ये इतना अध्ययन कर लिया, इसके पश्चात हम न्यू टेबल बना रहे हैं। न्यू टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम की एलिमेंट रो प्रिपेयर करेंगे। देखिए ये रो में आप देख रहे हैं कि y32 ओल्ड टेबल y32, थर्ड रो की एलिमेंट रो। तो न्यू टेबल में हम थर्ड रो फर्स्ट प्रिपेयर। इतना पार्ट जिसका मैं कह रहा हूं CB1 CB2 बीटा 1 बीटा 2 और XB1 XB2 सेम रहेंगे न्यू टेबल में, बट रिमेनिंग B1 B2 B3 Y11 Y21 Y31 ये कॉलम चेंज होगा। तो न्यू टेबल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करें आप थर्ड रो, दैट इज की एलिमेंट। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, बीटा 3 निकल चुका, बीटा 3 के स्थान पर अल्फा 2 आ रहा है। पहले बीटा 3 हो सकता है आपका y4 था, अल्फा 4 था, वो अल्फा 4 जा रहा है, अल्फा 4 था, अल्फा 4 के स्थान पर हम अब अल्फा 2 रिप्लेस करते हैं। तो उसको मैंने नया नाम दिया बीटा 3 डेज न्यू, जो कि अब इस एग्जाम्पल में अल्फा 2 हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग XB3 डेज के लिए x2 होगा। ये वैल्यूज B3 डेज, Y31 डेज, Y32 डेज, Y33 डेज और Y34 डेज इस फॉर्मूला से प्राप्त होगा। YRJ डेज इक्वल्स टू YRJ और YRK, YRK मीन्स Y32 की एलिमेंट मीन्स इस रो में की एलिमेंट का भाग दे दीजिएगा। B3 में की एलिमेंट की वैल्यू का भाग दे दीजिएगा, B3 ओवर Y32 आपको B3 डेज प्राप्त होगा, Y31 ओवर Y32 Y31 डेज प्राप्त होगा, Y32 ओवर Y32 दिस Y32 डेज विल बी 1, Y33 ओवर Y32 दिस विल बी Y33 डेज, Y34 डेज इस फॉर्मूले से देखिएगा, Y34 डेज इज Y34 over Y32, Y34 days, Y34 days will be Y34 over Y32। इस फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले हम फर्स्ट कंस्ट्रक्ट रो विच हैज P, देन अदर रोज इन न्यू टेबल कैलकुलेट करने के लिए, अदर रोज को न्यू टेबल में कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला देखिएगा, आई इज नॉट इक्वल टू आर मीन्स अदर रोज।
अदर रोज के लिए ये टेक्निक काम में लेंगे। वाई आई जे डैश और वाई जे के मीन्स न्यू वैल्यू इक्वल्स टू वाई आई जे माइनस वाई आर जे मल्टीप्लाइड बाई वाई आई के और वाई आर के। हियर वाई आर के इज की एलिमेंट, पिवोट एलिमेंट। किस तरह से दिखेगा? हमने फर्स्ट क्या किया, थर्ड रो प्रिपेयर कर ली थी। मैं कह रहा था कि ये पार्ट अभी चेंज नहीं होगा, सेम वैल्यू प्राप्त होंगी। ये पार्ट चेंज होगा। ये फाइंड करने का प्रोसेस क्या होगा? सपोज वी वांट टू प्रिपेयर फर्स्ट रो। दिस इज फर्स्ट रो ऑफ ऑल टेबल एंड दिस इज फर्स्ट रो ऑफ न्यू टेबल। फर्स्ट रो ऑफ न्यू टेबल फाइंड करने के लिए वैल्यूज फाइंड करेंगे। सपोज आप V1 डेज फाइंड करना चाहते हैं। सपोज आप V1 डेज फॉर्मूला आप ये लगाएंगे। सपोज हियर I इक्वल्स टू 1, I मीन्स फर्स्ट रो, I मीन्स रो फर्स्ट 1, XB1 डेज मीन्स V1 डेज, XBI XB1 is B1. Here XB1 already is called XB1 is B1. So B1 minus R means outgoing third 3. This is P3 over Y3 2 key element multiplied by Y1 2. इस फॉर्मूले को ध्यान में करिएगा। इसका प्रोसेस ये रहा। B1 this is V1 minus this one minus y I k is this one XBR over YR. Okay, so y one टू इसमें आप एक प्रोसेस फॉलो करिए। B1 माइनस B3 ये एक्चुअली B3 multiplied by Y12, this is Y12 over Y32। ठीक, देन देखिए B1 इस फिगर से देखिए B1 दिस वन इज B1 माइनस B3 दिस इज B3 मल्टीप्लाइड, देखिए सिंपल मल्टीप्लाइड बाई Y12 दिस इज Y12 ओवर Y32 दिस इज Y32। सो पैटर्न ये देखिएगा B1 डैश न्यू वैल्यू विल बी ओल्ड वैल्यू माइनस B3 multiplied by Y12 over Y32। इन सिमिलर वे B2 डेज आप फाइंड करना चाहते हैं। सपोज Y11 डेज, सपोज आप Y11 डेज फाइंड करना चाहते हैं तो Y11 माइनस Y31 मल्टीप्लाइड बाई Y12 ओवर Y32। सपोज आप फाइंड करना चाहते हैं Y14 डेज, सो प्रोसेस सेम पैटर्न Y14 माइनस Y34 मल्टीप्लाइड बाई Y12 ओवर Y32। इस तरह से फर्स्ट रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड रो ओल्ड टेबल में देखिए ये सेकंड रो है, न्यू टेबल में सेकंड रो ये होगी। सपोज आप B2 डेज फाइंड करना चाहते हैं या फर्स्ट न्यू देखिए Y24 डेज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। सेम पैटर्न ओल्ड टेबल में Y24 कोरस्पोंडिंग मेंबर
y24 days इक्वल्स टू y24 माइनस की एलिमेंट वाली रो y34 तक जाना है, उसको लेना है, मल्टीप्लाइड बाई this y34 multiplied by y22 over y33। उन्हें देखिए, सपोज आप y23 डेज फाइंड करना चाहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ओल्ड टेबल में y23 माइनस y33 मल्टीप्लाइड बाय y22 और y32। सपोज आप न्यू टेबल में b2 डेज फाइंड करना चाहते हैं, b2 डेज फाइंड करना चाहते हैं, पैटर्न देखिए, b2 माइनस b3 मल्टीप्लाइड बाय y22 डिवाइड बाय y3, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर इस तरह से सेकंड रो और रिमेनिंग रो इस पैटर्न पर तैयार है। लास्ट रो इन न्यू टेबल फाइंड करने के लिए लास्ट रो मीन्स जेड जे माइनस सी जे वाली रो हम तैयार करना चाहते हैं, जेड जे सी बी वाई से, और उसमें से सी जी डन है। लास्ट रो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। CV1 डेज जो वैल्यू है वो कॉरस्पॉन्डिंग y1 कॉलम पे C1 है, y2 अगर है तो C2 वो यहाँ रखी जाती है। CV1 डेज मल्टीप्लाइड बाई y1 डेज प्लस CV2 डेज मल्टीप्लाइड बाई y2 1 डेज प्लस CV3 डेज मल्टीप्लाइड बाई y3 1 डेज, दिस विल बी Z1 डेज माइनस दिस वैल्यू C1 और यहाँ पर इस तरह से हम Z1 डेज माइनस C1 डेज फाइंड कर लेते हैं। अगर आप Z3 डेज माइनस C3 डेज फाइंड करना चाहते हैं, मीन्स क्या करेंगे आप, CV1 डेज मल्टीप्लाइड बाई y13 डेज प्लस CV2 डेज मल्टीप्लाइड बाई y23 डेज प्लस CV3 डेज मल्टीप्लाइड बाई y33 डेज, दिस विल बी Z3 डेज और उसमें से घटा लेंगे दिस वैल्यू, देन दिस विल बी Z3 माइनस C3 डेज। Hence, in similar way, we will be values of phi. Now, जब हम न्यू टेबल में दिस इज न्यू टेबल में हम फिर मोस्ट नेगेटिव देखेंगे। ये प्रक्रिया है, कुछ स्टेप्स के बाद हमें नेगेटिव नहीं मिलेंगे, जेड जे माइनस टी जे नेगेटिव नहीं मिलेंगे। तो यहाँ 2-3 स्थितियां, फर्स्ट ऑप्टिमलिटी कंडीशन होगी if for any stage at any iteration of simplex, or in other words at any iteration of simplex algorithm, if Zj minus Cj is greater than or equal to 0 for all the non-basic vectors of A, then xb will be optimal solution। xb1 डेज की ये वैल्यू b1 डेज, xb2 डेज की ये b2 डेज, xb3 डेज की b3 डेज। यदि ये चारों Zj माइनस Cj या तो 0 है या पॉजिटिव है, मीन्स नॉन नेगेटिव, दिस विल बी सॉल्यूशन। देन अनबाउंडेड सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, इफ एट एनी इटरेशन ऑफ द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम we get Zj minus Cj less than 0 means negative। उन कॉलम में कोई एक Zj minus Cj और ज्यादा नेगेटिव है, और फॉर एटलीस्ट और मोस्ट नेगेटिव है, ये फॉर वेनी फॉर एटलीस्ट वन j एंड फॉर दिस j yij all yij are less than or equal to 0, then in this case the solution will be अनबाउंडेड। क्या देख रहे हैं हम, सपोज एक स्टेज पर हम फाइंड करते हैं ये, और इसमें नेगेटिव है और मोस्ट नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग ऑल yij, these are yij, all yij are non-positive, that is 0 or negative. In this case solution will be unbounded। And condition for alternate OS, there are two cases. If there is an optimal BFS to LPP and for some alpha j not in basis, Zj minus Cj is 0 and Yij is less than 0 for all I equals to 1 to n, then non-basis alternative optimum will exist,
and second one is if z1 is 0 for some alpha j not in B basis and yi is greater than 0 for at least one I, then an alternative basic ऑप्टिमल will exist. तो निष्कर्ष क्या है कि हम देखते हैं कि स्लो में z2 डैश माइनस c2 डैश 0 है, ये पॉजिटिव है रिमेनिंग. इट मीन्स देयर मे बी अल्टरनेट सोर्स. इनमें से एक 0 और नॉन नेगेटिव होना ही है, नॉन नेगेटिव तो होना ही है, अदरवाइज वो ऑप्टिमल नहीं होगा. बट उनमें 0 है तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. सो दिस इज कंडीशन फॉर अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन. देयर विल बी डिजनेसी. डिजनेसी may occur either first step when at least one element of the requirement vector is 0. requirement vector का कोई एक वेक्टर 0 आ जाता है, दिस B इज रिक्वायरमेंट. इनमें अगर सॉल्यूशन क्राइटेरिया कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी ऑप्टिमल की और इसमें एक वैल्यू कम से कम 0 आ जाती है, दिस मीन्स देयर इज डिजनरेसी. मीन्स बेसिस में 0 की संख्या बढ़ गई है. सो दिस विल बी डिजनरेसी. और इन अदर वे देयर इज मे बी सेकेंड केस एट सम सब्सिक्वेंट स्टेप्स व्हेन द डिपार्टिंग वेक्टर जो कि हम मिनिमम xbi और yi ग्रेटर देन 0 से डिसाइड कर रहे हैं इज नॉट यूनिक इन सेम दो रो में सेम आ जाता है. तो देयर इज ए टाई इन सेलेक्टिंग द डिपार्टिंग वेक्टर, सो देयर इज आल्सो डिजनेस. ओके थैंक्स. हमने आज अपने